मुजफ्फरनगर कांड का बदला लेने के लिए कराची से कुछ आतंकवादी आने वाले, और वो इन्फॉर्मेशन बड़ी सटीक थी। जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने असलहे-याद की व्यवस्था कराई होगी नेपाल में। इसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके आए और गोरखपुर से ट्रेन पकड़ के उन्हें लखनऊ होते हुए मुजफ्फरनगर जाना था। और मुठभेड़ होगी तो एक अनट्रेंड अपराधी से, जो ट्रेंड पुलिस वाला है, जिससे प्रशिक्षण लिया है फायरिंग का, तो उसका निशाना तो बेहतर होगा ही। और उस घटना में मीडिया से लेके पब्लिक और गांव तक के सारे लोग मास इल्यूजन के शिकार हुए। पहुंचा तो लोगों ने बताया कि साहब जो अपराधी था, दिखा जो लोगों को, वो ऊपर लाल रंग की टी शर्ट और नीचे काले रंग का लोअर पहने हुए थे। अच्छा। गांव में मंदिर था, मंदिर पे लाउड स्पीकर था, तो मैंने उस लाउड स्पीकर से गांव वालों को बताया कि एक आदमी जो लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए है और काले रंग का लोअर पहने हुए है, वो इधर से या तो भागा है या अब भागने वाला होगा, तो आप लोग फैल जाइए जहाँ दिखे। अच्छा। उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी से शुरुआत करके एडिशनल एसपी, एटीएस, एसटीएफ से लेकर डीआईजी तक की सेवाएं दिया, बहुत ठोकाई भी किया, यानी बहुत से अपराधियों पर कहर बन करके टूटे। और अब सेवानिवृत्ति के बाद कैसा जीवन जी रहे हैं संतोष कुमार सिंह। वाराणसी में इनकी अंतिम सेवा थी और सर्वाधिक सेवाएं बनारस में ही थी। यूँ कहा जाए डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी, एटीएस के रूप में, एसटीएफ के रूप में, और डीआईजी से सेवानिवृत्ति। संतोष जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने समय दिया। जी जी। बड़े अपराधियों को ऊपर भेजने का भी तगमा मिला है। पकड़ पकड़ के आप लोग कैसे ठोकते थे, पकड़ते थे, फिर प्लान बनाते थे, पकड़ के कैसे? किसी को नहीं ठोका जाता है। अच्छा। और जो देखिए, वो नैसर्गिक भी नहीं है और संवैधानिक रूप से भी गलत है कि किसी को पकड़ के ठोकना। हाँ, अपराधी के पीछे आप लगे होते हैं तो अपराधी अमूमन जो भी हैं वो असलहे से लैस रहते हैं और मरने और मारने की उनको चिंता कम होती है। जो लगातार दूसरों का जीवन ले रहा है तो मानसिक रूप से तैयार रहता है, और जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, आमने सामने की मुठभेड़ होती है, क्रॉस फायरिंग होती है, तो बदमाश मारे जाते हैं, कई बार पुलिस वाले घायल होते हैं, मारे जाते हैं। ये घुटनों के नीचे का क्या है? घुटनों के नीचे और सटीक निशाना, इसकी कौन सी ट्रेनिंग होती है कि मतलब निशाना सटीक लगे और घुटने के नीचे लगे? इधर के दिनों में ज़्यादा देखिए कि पुलिस में तो ट्रेनिंग ही दी जाती है असलहे चलाने की, और हम लोगों की तो 2 साल की ट्रेनिंग हुई है, सबकी भी लगभग 2 साल के आसपास की ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग सेंटरों में जी। और ऊपर मारना खतरनाक है, क्योंकि संवैधानिक रूप से, कानूनी रूप से किसी का भी जीवन ले लेना एक बड़ा कठिन कार्य है। तो अमूमन अब जो वर्तमान तरीका है, इसमें तो नीचे लोग प्रयास करते हैं गोली मारने का, तो पैरों में लगती है, कई बार नहीं भी लगती है, लग जाती है तो आप लोगों को लगता है घुटने के नीचे गोली मारी है। अच्छा। मतलब गोली कब चलाई जाती है, कब मारा जाता है? जैसे आमने सामने मुठभेड़ हो गई, तो क्या चाहते हैं आप लोग कि उसको जिंदा पकड़ा जाए, कोई चोट न लगे ऐसे पकड़ा जाए, उगलवाया जाए, बाद में वह राज उगलेगा? किन परिस्थितियों में एसटीएफ, एटीएस अथवा उत्तर प्रदेश पुलिस गोली चलाती है? देखिए, सामान्य परिस्थितियों में हर अधिकारी की इच्छा होती है कि जो अपराधी है, अच्छा अपराधी जो है, उसका अपना एक नेटवर्क होता है, सिस्टम होता है, संरक्षक होते हैं, और तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो जिनका खुलासा नहीं हो पाया है। तो जब अपराधी को हम जिंदा पकड़ते हैं या अपराधी जिंदा पकड़ा जाता है तो उससे सारी चीज़ों की जानकारी होती है। तो कोशिश तो पुलिस की हमेशा यही रहती है कि अपराधी को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन बहुत बार अपराधी जो है अपने को बचाने के लिए पुलिस की टीम पे फायर करता है, तो प्रतिक्रिया स्वरूप क्रॉस फायरिंग होती है, जिसे मुठभेड़ कहा जाता है। और मुठभेड़ होगी तो एक अनट्रेंड अपराधी से, जो ट्रेंड पुलिस वाला है, जिससे प्रशिक्षण लिया है फायरिंग का, तो उसका निशाना तो बेहतर होगा ही। कभी ऐसी कोई घटना जब यह लगा हो कि मृत्यु सामने नाच रही है, और कभी भी सामने वाला जो अपराधी है उसका गैंग फायर कर सकता है, हमारी जान ले सकता है, ऐसे में कोई घटना अगर स्मरण हो, ऊपर वाले को याद किया हो, बीबी बच्चे याद आए हों, कुछ ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन अब उनका जिक्र यहाँ सार्वजनिक रूप से बचा के करिए। नहीं, बचाने की बात बचा के करिए। और वो कुछ अब तो आप लोक सेवक नहीं है, ठीक है, लेकिन अब 32-33 साल तक जिस विभाग के साथ जुड़ा रहा, उसके प्रति अपनी एक निष्ठा है। तो अब इस तरह की घटनाओं का जिक्र करने में हो सकता है कोई बात ऐसी निकल जाए जो अनुचित हो, नहीं, जिसका पटाक्षेप हो गया हो, और वह घटना जैसे
नहीं, अच्छा ऐसी- अच्छा, जो ऐसी आपने घटना- आरोप पत्र दाखिल किया नहीं, ऐसी घटना और फिर न्यायालय ने उसे 100% मान लिया, मामले का निस्तारण हो गया, उसमें बताने में कौन सी बुराई है? नहीं नहीं, देखिए बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। हम लोगों ने, जब मैं ATS में था तो गोरखपुर में एक मुठभेड़ के दौरान 2 पाकिस्तानी कराची से आए हुए आतंकवादी पकड़े गए थे। अच्छा। जिनके पास से AK-47 मिली थी, 30 की पिस्टल मिली थी और 250 से अधिक कारतूस थे। उन दोनों को जो है आजीवन कारावास की सज़ा लखनऊ ATS कोर्ट ने सुनाई थी। तो बहुत सी घटनाएं हैं। नहीं, अदालत को- यह तो बहुत अच्छी घटना आपने बताया कि पाकिस्तानी यहाँ आए कैसे, थोड़ा सा उसके मूल में जानना चाहूँगा। वीज़ा लेकर के आए थे, कौन सा वीज़ा था और फिर कैसे उसकी जानकारी हो? देखिए, ये हम लोगों को कहीं से बहुत हाई लेवल से इंटेलिजेंस का एक इनपुट था जी। कि मुजफ्फरनगर कांड का बदला लेने के लिए कराची से कुछ आतंकवादी आने वाले हैं। और वो इन्फॉर्मेशन बड़ी सटीक थी। उसके आधार पर गोरखपुर में हम लोगों ने उन्हें कैच किया स्टेशन के पास से, गेट नंबर 1 के पास से। और उनके पास कोई पासपोर्ट वीज़ा नहीं था। अच्छा। और वो नेपाल आए थे और नेपाल से फिर उनको जो भी लोग रहे होंगे उन्होंने असलहे-आत की व्यवस्था कराई होगी नेपाल में। इसके बाद बॉर्डर क्रॉस करके आए और गोरखपुर से ट्रेन पकड़ के उन्हें लखनऊ होते हुए मुजफ्फरनगर जाना था। तो वहाँ पे उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उसमें जेल के अंदर, लखनऊ जेल के भीतर, मैं चूँकि उस मुकदमे का वादी था, फ़र्द मेरे द्वारा बनाई गई थी, तो मुझे जहाँ तक याद है 15-16 दिन मेरे बयान हुए थे उसमें क्रॉस। अच्छा। और लास्ट में दोनों अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा हुई। अच्छा, उस मामले में जैसे आरोप पत्र आप लोगों ने, चूँकि वादी मुकदमा आप ही थे, आपने मुकदमा दर्ज कराया, तो जो अब वो हुआ, चार्जशीट दाखिल हुई, तो कितने दिन लगभग ऐसे मामलों में लग गए इसके निस्तारण में? नहीं, मुझे लगता है इंटरनेशनल मामला था अगर देखा जाए तो। देखिए, ये मुकदमा जल्दी निपटा क्योंकि इसके लिए एक बृहस्पतिवार को उस ज़माने में लखनऊ जो जिला जेल है वहाँ पे कोर्ट लगती थी। अच्छा। अलग कोर्ट थी जो जिला कचहरी में न हो करके जेल के अंदर थी। मतलब जज साहब जेल में जाते थे, वहीं सुनवाई वहीं होती थी, सुनवाई वहीं होती अधिवक्ता थी और बृहस्पतिवार का दिन होता था। और उसमें सीमित संख्या में गवाह थे, कुल 15-16 लोग थे गवाह के रूप में। वादी मैं था, मैंने मुकदमा, चूँकि हमने उसको लीड किया था जो मुठभेड़ थी, तो उसमें जो है, और चूँकि उनके पक्ष से सरकार की ओर से वकील उन्हें दिए गए थे आतंकवादियों को, तो क्रॉस बहुत हुआ। और 16 दिन लगभग मुझे जो है 2-2 घंटे, 1.5 घंटे हर बृहस्पतिवार को वो बहस होती थी और मुझे जाना पड़ता था, मेरा क्रॉस करते थे। और कोर्ट का ये मानना था कि आप मुकदमे के वादी हैं तो आप बिना देखे बोलेंगे, तो बड़ा कठिन था। करीब 10-12 पन्ने का फ़र्द थी वो, तो पूरा जैसे वो तथ्यों के बजाय स्मरण शक्ति की परीक्षा जैसा था। मैंने कोर्ट से अनुरोध भी किया कि सर क्या ये स्मरण शक्ति की परीक्षा हो रही है या तथ्य जानने हैं। बहुत सी चीज़ें उनके पास से रिकवरी थी जो याद नहीं हो पाता था कि क्या नंबर था, क्या था। अदालत वो सब जानना चाहती थी। जो वकील लगे थे वो विरोध करते थे कि आप बताएं। उनके पास से नेपाली मुद्रा मिली थी, पाकिस्तानी मुद्रा मिली थी, तमाम पेपर्स मिले थे और चीज़ें थी, कपड़े थे। किस जेब में कितना था? हाँ, क्या था। तो इस तरह से क्रॉस किया जाता था कि जैसे वो स्मरण शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। तो उसके लिए हर बार बहुत तैयारी करके फिर जाना अभी पड़ता। ये कोर्ट यह भी जानना चाहती है कि सामने वाले का केवल थ्योरिकल है कि प्रैक्टिकल भी है? हाँ, तब देखिए, जो चीज़ें आपने वास्तव में अपनी आँख के सामने देखा है तो उसमें तथ्यात्मक त्रुटि तो नहीं होती जी। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं। अब असलहे का नंबर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो बड़ा मुश्किल है, याद कर पाना वो संभव नहीं। सही सही। तो कई बार इन तमाम चीज़ों में उलझाते हुए जो क्रॉस करने वाले उधर से न्याय मित्र थे उनके, वो सब काफ़ी तनाव दिए और 16 दिनों तक मुझे यहाँ से लखनऊ कोर्ट में बृहस्पतिवार को जाना पड़ता था। फिलहाल पूरी टीम ने एक जैसा बयान दिया, चूँकि सबकी आंख के सामने था। तो जब बिल्कुल घटनाएं सत्य होती हैं और सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं जी। तो जैसी घटना देखी है मोटा मोटी लगभग सारे लोग एक जैसी बात करते हैं, कंट्राडिक्शन नहीं आ पाता। तो ATS कोर्ट से उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, फिर गया होगा मामला उच्च न्यायालय में। अब उसके बाद का मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्हें अब आप खाली हो गए हैं, थोड़ा सा पता करना चाहिए कि उस मामले में हुआ क्या। चलिए, वो आपने बताया है तो मैं जानकारी करता एक बार हूँ। जानना चाहिए कि आजीवन कारावास हुआ तो ठीक है। अब नहीं, पुलिस- तब मैं SP चंदौली था जब उनको सजा हुई, अच्छा। तो पेपर में मैंने पढ़ा था, तो अच्छा। उससे मुझे याद। उसके बाद अब हमारी उत्सुकता बढ़ रही है कि उसके बाद हुआ क्या। उच्च न्यायालय में मामला गया होगा और तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में गया होगा,
तो एक बार जानने की जी। उत्सुकता हमारी हो रही है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार नहीं, ठीक, जाना जाए। जानना भी चाहिए, मैं प्रयास करूँगा इसमें। अब भाई साहब कोई ऐसी घटना जिसने हिला दिया हो भीतर तक, कलेजा कांप गया होगा और यह लगा होगा कि यार ऐसा भी भारत जैसे देश में होता है क्या? देखिए, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, पुलिस में होता रहता है। कई बार कोई ऐसी घटना किसी व्यक्ति विशेष के साथ हो जाती है तो उसमें अपराध बोध भी होता था, और कई बार तो ये लगता था कि यार मुझे दूसरी नौकरी में रहना चाहिए था। अच्छा। गलती कर गया, आत्मा अंदर से हिल जाती थी। कई बार ये लगता था कि यार अपने साथ हो जाता तो सह लेते, इस पीड़ित को कैसे ढाढ़स दिलाएं। तो पुलिस तमाम की ऐसे, नौकरी में हाँ, ऐसा पुलिस की लगता नौकरी है। में कई बार लोग ऐसे लोग मानते नहीं हैं, लोग मानते हैं कि कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब अपराध बोध होता है, लगता है कि यार ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी कि इस आदमी को एक अच्छा जीवन जीने को मिले, लेकिन एक अपराधी ने उस जीवन को खंडित कर दिया। इसके अनाथ बच्चे, पत्नी, छोटे छोटे, तो तमाम बार इस तरह की स्थितियां आती हैं और वास्तव में एक संवेदनशील आदमी को बड़ी पीड़ा होती है और लगता है कि मैंने मेरा दायित्व था इसकी हिफाजत करना और हम लोग नहीं कर पाए। तो जब तक उसका खुलासा नहीं हो जाता था, उसमें कार्रवाई नहीं हो जाती थी, तब तक जो है उधर से गुजरने में या उस आदमी को फेस करने में बड़ी शर्म आती थी, अपराध बोध होता। अच्छा, यह लगता था कि मैं कर नहीं पाया। हाँ, कर नहीं पाया, तो वो पूरा जी जान लगा करके उसका मतलब खुलासा करना ही करना था और सही करना था। एक लंबा कालखंड आपका रहा, जैसे चंदौली में भी आप कप्तान रहे, वाराणसी में तो बहुत रहे, सीओ रहे, एडिशनल रहे, एटीएस और एसटीएफ इसमें भी रहे। तो और बुलंदशहर में ऐसा अपराध बोध कभी हुआ और उससे आप निकले हों, फिर लगा हो कि परमात्मा की विशेष कृपा है कि मैं इसको कर ले गया और अपने दायित्व का निर्वहन किया, खाकी की जो संहिता है उसका पालन किया? देखिए, ऐसा है कि पुलिस की नौकरी में जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, पुलिस कोई अंतर्यामी नहीं, एक ट्रेंड सिस्टम है और लेकिन दो तरह की पुलिसिंग है जी। और मैं दोनों के समन्वय का पुलिस अधिकारी रहा, क्योंकि मैं संवेदनाओं की वजह से पुलिस की नौकरी में आया था और मुझे लगता था कि मेरे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता इस पुलिस विभाग में है, क्योंकि हम लोग जिस युग में माने पैदा हुए, पले बढ़े, तो पुलिस का बड़ा क्रूर चेहरा था उस ज़माने में। और अब क्या है? अब थोड़ा सा सुधार हुआ है, कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी लगातार सुधार की आवश्यकता है। और उस ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो थाने वाने में तमाम लोग लटके हुए, उल्टे लटकाए गए, सार्वजनिक रूप से दिखाए जाते थे, दिखते थे। आपके समय में? हाँ, मतलब मैं बदलापुर में पढ़ता था। अरे पढ़ने के बाद वाले बताइए। पढ़ने एक बरगद का पेड़ था थाने के अंदर, तो एक दो आदमी उल्टे लटके हुए, हम लोग स्कूल जाते थे तो उतर के देखते थे। अच्छा। और माने अभी भी या तब भी एक बहुत सभ्य आदमी जो शरीफ है, जिसकी कोई कैसे लटका करके, जैसे पैर ऊपर और सर नीचे करके लटका देते थे। और उसके बाद क्या होता था? अब कुछ नहीं होता था, वो नहीं पीटते थे, जो कुछ करते थे। ये मैं आपको 1973-74 के आसपास की बात बता रहा हूँ। तो मन में आया कि हम भी अगर पुलिस अधिकारी होंगे, ये नहीं करेंगे, इसे रोकना। हाँ। मकसद ये था कि आम आदमी जो है वो थाने जाने में डर रहा है और ये उल्टे लटका करके माने दुर्गत कर रहे हैं, हो सकता है उसमें वो आदमी निर्दोष भी हो। अच्छा भाई साहब, थर्ड डिग्री में क्या क्या आता है? जैसे एक नहीं, थर्ड डिग्री कोई ऐसा माने पंजीकृत या रजिस्टर्ड फार्मूला उसका नहीं है। लेकिन देखिए, पुलिस के पास अब तो नई नई तकनीकें आ गई हैं। जब पुरानी पुलिसिंग थी तो उस ज़माने में तकनीक का बड़ा भाव था और डंडे के अलावा कोई तरीका नहीं था। आसानी से कोई एक ट्रेंड क्रिमिनल या बिल्कुल हृदय से जो कोई क्रिमिनल बन चुका है, वो किसी घटना की स्वीकारोक्ति करता नहीं। तो पुलिस के पास डंडे के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखता था। अच्छा भाई साहब, क्या ऐसे नहीं लगता कि जैसे आँख गड़ा करके बात करने में वो किस तरह की एक्टिविटीज उसकी होती है? सर खुजलाता है, बटन बंद करता है। नहीं, देखिए वो कैसे पकड़ते थे वो परिस्थिति जन्य है। बहुत बार निर्दोष आदमी भी पुलिस के सामने इतना हतोत्साहित और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो उसको देख करके साइकोलॉजिकली आपको लगेगा कि ये तो है कुछ, लेकिन वो होता नहीं। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे बुलंदशहर की एक घटना याद आती है जिसको हम कहते थे कि मास इल्यूजन। पूरा समूह जो है वो भ्रमात्मक हो जाए। अच्छा। और उस घटना में मीडिया से लेके पब्लिक और गांव तक के सारे लोग मास इल्यूजन के शिकार हुए। दिन में करीब 1-1:30 बजे एक लड़की अपने गांव से चली। उसके घर से ये जो हाईवे है कानपुर से ग्वालियर गाजियाबाद जाता है,
लगभग 1 किलोमीटर था और दिन में 1 बजे घर से चली। हाईवे से 100 मीटर पहले उसकी हत्या हो गई। अच्छा। और हत्या होने के बाद लोगों ने, मैं भी 10-15 मिनट में पहुंच गया, शहर से बहुत दूर नहीं था, थाना खुर्जा देहात का था। तो पहुंचा तो लोगों ने बताया कि साहब जो अपराधी था, दिखा जो लोगों को, वो ऊपर लाल रंग की टी शर्ट और नीचे काले रंग का लोअर पहने हुए थे। अच्छा। और दाहिनी ओर भागा है, राइट साइड में। तो मुझे लगा कि करीब 25-30 मिनट हो गए हैं और 30 मिनट में अगर भागा होगा तो मिनिमम 4 किलोमीटर के आसपास तक गया होगा। तो लगभग हम तुरंत वहाँ से निकल के 4 किलोमीटर दाहिने गए। दाहिने से बाईं ओर एक रास्ता था। उस रास्ते पे 1 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुँचा तो गांव में मंदिर था, मंदिर पे लाउड स्पीकर था। तो मैंने उस लाउड स्पीकर से गांव वालों को बताया कि एक आदमी जो लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए है और काले रंग का लोअर पहने हुए है, वो इधर से या तो भागा है या अब भागने वाला होगा, तो आप लोग फैल जाइए जहाँ दिखे। अच्छा। तो ठीक 5-7 मिनट बाद गांव का एक आदमी आया। उसने कहा कि साहब अभी मैं खेत से आ रहा था तो बाईं ओर करीब 500 मीटर पे वो लाल टी शर्ट और काले लोअर वाला आदमी इधर सड़क क्रॉस करके भागा है, खेत के होते हुए, ज्वार बाजरे के खेत थे, और आगे गया है। मैंने उसको अपनी गाड़ी में बैठाया, पीछे और पुलिस की गाड़ी थी, और वहाँ से 1 किलोमीटर और आगे गया तो वहाँ गांव वालों से पूछा तो एक महिला ने बताया कि मैं खेत में घास छील रही थी तो एक आदमी इसी तरह का भागता हुआ दिखा। तो मुझे लगा, चूँकि 2 लोगों ने बता दिया तो लगा कि वास्तव में इन लोगों ने देखा होगा। फिर मैंने सेठ से बताया कि एक रोड खुर्जा से सिकंदराबाद जाती थी, उस रोड पे पीआरवी की गाड़ियाँ रहती थी। तो मैंने उनसे बताया कि जितने लोग पुलिस वाले सुन रहे हों वो तत्काल उस रोड पे आ जाएं, पब्लिक को भी बताएं कि एक लाल टी शर्ट और काले लोअर वाला आदमी वो उस सड़क पे क्रॉस करेगा, या माने क्रॉस 1-2 मिनट में ही करेगा, 5-7 मिनट में भी कर सकता है। तो फिर मैं आगे उस सड़क की ओर जब पहुंचा तो पहुंचने के थोड़ा सा पहले ही सेट से एक पीआरवी ने सूचना दी कि साहब एक लाल टी शर्ट और काले रंग का लोअर पहने हुए आदमी सड़क से भागा है खेत की ओर, और हम लोग गाड़ी छोड़ के उसके पीछे जा रहे हैं। अच्छा। और मेरे पीछे पीछे मीडिया के कम से कम 1 दर्जन लोग थे, वीडियो कैमरे के साथ तमाम चैनल्स के। और हम 5-7 मिनट में उस सड़क पर पहुँचे तो पब्लिक वालों ने बताया कि सामने खेत की तरफ वो भागा है और आपके पुलिस वाले पीछे पीछे गए हैं। पीआरवी गाड़ी वहाँ थी, होमगार्ड चलाने वाला था, वो गाड़ी में था, दोनों सिपाही उसके पीछे गए थे। हम लोग भी भागते हुए 1 किलोमीटर गए तो एक खेत में टी शर्ट अपनी कहीं छुपा दिया था, काला लोअर पहने हुए एक आदमी छुपा हुआ बैठा था, वो मिल गया। और इसके बाद मीडिया थी ही, फोटोग्राफी हुई, हम उसको पकड़े लेके चले और मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ चला दी कि हत्यारा पकड़ा गया। और उसको लेके जब मैं सड़क पे आया तो तमाम मीडिया वाले पीछे लगे थे। उन्होंने चूँकि भागते हुए देखते हुए और उसको दिया, उसकी लाल टी शर्ट भी बरामद हो गई थी और ब्रेकिंग न्यूज़ लोगों ने चला दी कि हत्यारा जो है पकड़ा गया। ऊपर से अधिकारियों ने मुझसे पूछा कि पकड़ा गया क्या? हम कहे सर अभी इससे एक बार बात कर लूँ, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये मुलजिम है। तो जैसे मैंने उसको गाड़ी में बैठाया तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि साहब मैंने किस लिए हमको पकड़े हैं हमको पता नहीं है, मुझे तो ये सड़क के कुछ दुकानदारों ने बताया कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है। अच्छा। तो मैं पुलिस की गाड़ी देखा तो इधर भाग लिया। मैं तो गांजा पीने आया था, मैं खुर्जा का रहने वाला हूँ। तो मुझे उसकी बातचीत से लगा कि ये निर्दोष है। अच्छा। तो मैंने मीडिया से भी कहा कि भाई पकड़ा गया है, अभी कुछ स्पष्ट नहीं कह सकते, इससे पूछताछ करेंगे, फिर हम जैसा भी होगा बताएंगे। मैंने ऊपर भी अधिकारियों को जो मीडिया की न्यूज़ देख करके, चूँकि दलित लड़की के साथ हत्या हुई थी और नाबालिग थी, तो हमने सबको बता दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये वास्तव में घटना का अभियुक्त नहीं लग रहा है। उसका जो मेंटल स्टेटस था या जो उसकी अभिव्यक्ति थी देखने में, उसको लेकर हम पुलिस लाइन आए और जो टीम थी हमारी सीओ आज थे, उनको हमने कहा कि आप लोग अपना काम करते रहो और मुस्लिम तलाशते रहो, मुस्लिम तलाशते रहो, मुझे नहीं लगता कि ये वास्तविक अभियुक्त है। और अभी भी मतलब कई जगह मैंने चैनलों पे देखा
कि कई लोगों ने दिखाया कि कप्तान ने बड़ी बहादुरी से दौड़ा करके खेतों में पकड़ा मुलजिम, और मुझे खुद शर्म लगती थी। बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि वही असली मुलजिम था। मैं उसे पुलिस लाइन में लाया, थोड़ा ठीक ठाक से पूछताछ की, और मुझे मतलब ठीक ठाक से अभिप्राय, हाँ मतलब हर तरीके से ना उससे पूछताछ किया, और 10 मिनट में ही मैं इस निर्णय पे आ गया कि ये अभियुक्त नहीं। लेकिन उसको छोड़ने का मतलब था कि लोकापवाद प्राप्त करना। कई बार हम जैसे हैं वैसा दिखना भी चाहिए, माने ईमानदार होना अपने आप में बहुत मायने नहीं रखता, ईमानदार दिखना भी जरूरी, प्रमाणित करना, परसेप्शन जो है बहुत ज़रूरी। तो उसको छोड़ देते ही जो है तमाम तरह की बातें उठती और लगता कि मुलजिम को पकड़ के छोड़ दिया गया, क्योंकि मतलब कई गांव के लोगों ने इस तरह के सो कॉल्ड अभियुक्त को भागते देखा था। लेकिन ये जो अभियुक्त था ये उसमें से उस रास्ते पर कहीं नहीं गया था जहाँ के लोगों ने इस तरह के भागते हुए लाल टी शर्ट और काले लोअर वाले आदमी को भागते हुए देखा था। वास्तव में वहाँ किसी ने देखा ही नहीं था। जो दिन 2 गाँव में एक महिला और एक पुरुष ने हमें बताया, वहाँ किसी ने नहीं देखा था। यह व्यक्ति वहाँ से 4 किलोमीटर आगे एक जगह जो है अपने एक परिचित के साथ बैठ के गांजा पी रहा था। गांजा पीने के बाद जब निकला तो तब तक हमारे सेट से हमने लाल टी शर्ट और काला लोअर वाले को बता दिया था। इसका दुर्भाग्य था कि ये लाल टी शर्ट और काला लोअर पहने हुए था। किसी ने देखते ही इसको बताया कि लाल टी शर्ट वाले को पुलिस तलाश रही है, और पुलिस की गाड़ी PRV को आते हुए देखा और भागा, और पुलिस वाले पीछे लग गए। उन्होंने हम लोगों को बताया, हम भी भाग करके पहुँचे, मीडिया साथ में थी, वीडियोग्राफी। और चूँकि पीछे के 2 गांव में लोगों ने बता दिया था कि लाल टी शर्ट और काला लोअर इधर से गया है, तो मीडिया को भी भरोसा था और सबने मान लिया कि यही मुलजिम है। और मेरा भी मानना है कि वो मास इल्यूजन जिसको आप कह लीजिए, एक सामूहिक विभ्रम की स्थिति, उधर से कोई इस तरह का आदमी निकला ही नहीं था, और 2 गांव के लोग लगातार बताते रहे कि मुलजिम निकला है। उसको रख कर के उसके साथ सुरक्षा के लिए 2-3 सिपाही लगा दिए ताकि वो अवसाद में न जाए या कोई सुसाइड आज न करे। इसके बाद मैं दोबारा वापस थाने गया, लोगों को बैठाया, और तीसरे दिन लड़की के घर वालों को, जिन्हें ये भरोसा हो गया था कि मुलजिम पकड़ा गया, उसके फादर को हमने बताया कि यार देखो ये मुलजिम है नहीं, असली मुलजिम हमें तलाशना है। और फिर इसके बाद तमाम CCTV कैमरे उमरे थे, और जो लोग उधर से गुजरे थे, ऑटो वाले, वो सड़क थी जो मेन रोड से निकल के गांव जाती थी, तो वहाँ एक पुलिया पे कुछ लोग बैठे थे। इन सबको उठा करके और कायदे से ठीक ठाक टाइट तरीके से पूछताछ करने के बाद जो लड़का निकल के आया वह उसी गांव का सवर्ण लड़का था, बाईकाश ठाकुर था, और वो लाल टी शर्ट काले लोअर में था। वो मात्र 500 मीटर दाहिने गया, दाहिने जाने के बाद फिर लेफ़्ट टर्न हो करके घूम के दूसरी तरफ से अपने घर पहुंच गया। कपड़े अपने निकाल के चेंज किए, और फिर वो दूसरे कपड़ों में आकर के डेड बॉडी के पास पहुंचा और वहाँ नेतागिरी करके नारा लगा रहा था। जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि उस लड़के का इस लड़की के साथ अफेयर था। वो कुछ काम धाम करने के चक्कर में गुड़गांव चला गया था। 2 महीने बाद लौट के आया तो लड़की ने अपना नया बॉयफ्रेंड बना लिया था। इसी बात पे कुछ कहा सुनी हुई, इसने धक्का दिया, नीचे पत्थर था, लड़की गिरी, उसका सिर पत्थर से टकराया और उसकी डेथ हो गई। तो कई बार अगर हम उस निर्दोष व्यक्ति को जेल भेज देते, काम तो पूरा था, सारे ऊपर तक के सारे अधिकारी इस बात को मानते थे कि वही घटना करने वाला है, लेकिन अपनी अंतरात्मा को जो पीड़ा होती, तो कई बार पुलिस वाले इस तरह का दबाव में आकर। दोस्तों, कागजी खारापूर्ति हो गई, कैमरे के सामने सब कुछ हुआ था और मुलजिम पकड़ लिया गया, इस पर किसी को शक भी नहीं होता, और कप्तान साहब, बड़े कप्तान साहब पीठ थपथपाते और प्रशस्ति भी मिलती। लेकिन संतोष कुमार सिंह ने ऐसा नहीं किया, असली मुलजिम को पकड़ा।